बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में डिस्कस करते हैं रेटिनल डिटैचमेंट का टॉपिक। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे अक्सर क्वेश्चन आ जाता है, तो इस टॉपिक को ध्यान से करें। तो ये जो है ना, ये आई बॉल का एक बेसिक स्ट्रक्चर है। आउटर मोस्ट लेयर जो होती है, आपको पता है आउटर फाइब्रस लेयर, वो होती है सक्लेरा की। दूसरी जो सक्लेरा की एक बॉल है, वो आगे से डेफिशिएंट है, जिसको कॉर्निया ने कवर किया हुआ है। इसके बाद इस बॉल के अंदर एक और बॉल है, ये जो रेड लेयर है, ये होती है वस्कुलर लेयर, ये होती है कोरोइड की। और यही वस्कुलर लेयर आगे जाके कंटिन्यू हो जाती है, जो ग्रीन कलर से मैंने शो की हैं सिलरी बॉडीज़ में। ठीक है। और सिलरी बॉडीज़ ही आगे कंटिन्यू हो जाती है, ये जो ऑरेंज कलर में प्यूपल बना देती हैं, आइरस बना देती हैं। और आइरस के दरमियान वाली स्पेस जो है, ये प्यूपल है। इधर लेंस सस्पेंडेड है थ्रू ये जो लिगामेंट्स हैं, इनको जोन्यूलर लिगामेंट्स या सस्पेंसरी लिगामेंट्स कहते हैं। इनके थ्रू जो है ना, ये सिलरी बॉडीज़ के साथ अटैच होता है। इसके बाद ये जो पिंक कलर से लेयर बनाई है, ये इनर मोस्ट लेयर होती है आई बॉल की। तो ये है रेटिना की लेयर। रेटिना आपको पता है ऑप्टिक डिस्क से, ये ऑप्टिक डिस्क का रीजन है जिधर से ऑप्टिक नर्व बन रही होती है। ऑप्टिक डिस्क से एक्सटेंड करती है और एंटीरियरली जो है ना, ये सिलरी बॉडीज़ के साथ अटैच होती है। और जो इसकी अटैचमेंट होती है सिलरी बॉडीज़ के साथ, इसको कहते हैं ऑरा सेरेटा। तो अब ये जो इतना सा पोर्शन है, ये कोरॉइड से लेके आगे वाला, अब ये एंटीरियर सेगमेंट है, इसमें एक्वस ह्यूमर होता है। ये पोस्टीरियर सेगमेंट है, इसमें विट्रियस ह्यूमर प्रेजेंट होता है। ठीक है। तो इस सेगमेंट का जो है ना, हम इसको मैग्नीफाई करके देखते हैं। तो ये देखें, अब ये कोरॉइड की लेयर है आउटर मोस्ट, ये आउटर से इनर की तरफ जा रहे हैं। ये कोरॉइड से बाहर, इधर जो है ना सक्लेरा की लेयर है, कोरॉइड की लेयर आ गई। इसके बाद कोरॉइड की लेयर के बाद इधर से जो है ना, ये रेटिना की पहली लेयर होती है, आउटर मोस्ट रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम। ठीक है, ये जो लेयर है। अब रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम और कोरॉइड की लेयर के दरमियान आपने याद रखना है, ये ब्रुचस मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। ब्रुचस मेम्ब्रेन और रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम के दरमियान ये जो स्पेस है, इसको कहते हैं सब रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम स्पेस। इसके बाद रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम, रेटिना की टोटल 10 लेयर्स होती हैं। जो सबसे आउटर मोस्ट 10th लेयर है ना, वो होती है रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम की। इसके बाद जो अंदर वाली 9 लेयर्स है ना, उनको कहते हैं न्यूरोसेंसरी रेटिना, ये वाली लेयर्स जो हैं। अब न्यूरोसेंसरी रेटिना और रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम, इन दोनों लेयर्स के दरमियान ये जो स्पेस है, इस स्पेस को कहते हैं सब रेटिनल स्पेस। और ये न्यूरोसेंसरी रेटिना आ गई है। और न्यूरोसेंसरी रेटिना के भी इनसाइड ये विट्रियस जेल है। ठीक है। तो ये न्यूरोसेंसरी रेटिना सबसे अंदर वाली लेयर होगी, और इसके बाद ये आ गई ये विट्रियस ह्यूमर या विट्रियस जेल आ जाएगी। तो रेटिनल डिटैचमेंट क्या होता है कि जो न्यूरोसेंसरी रेटिना है, वो रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम से डिटैच कर जाए। ठीक है। आमतौर पे ये न्यूरोसेंसरी रेटिना और रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम इकट्ठे जुड़े होते हैं, और ये सब रेटिनल स्पेस में नॉर्मली जो है ना, बहुत थोड़ी अमाउंट में एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है, जिसको कहते हैं सब रेटिनल फ्लूइड, पर वो बहुत माइनर अमाउंट में प्रेजेंट होता है। तो ये ना आमतौर पे जुड़ी होती हैं ये लेयर्स। लेकिन अगर न्यूरोसेंसरी रेटिना किसी भी वजह से अलहदा हो जाए रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम की लेयर से, तो इसको कह देते हैं रेटिनल डिटैचमेंट। तो दो तरह की होती है, आपने याद रखना है। 2 टाइप्स हैं रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम रेटिनल डिटैचमेंट की। एक तो होती है रेगमेटोजिनस रेटिनल डिटैचमेंट, और दूसरी होती है नॉन रेगमेटोजिनस रेटिनल डिटैचमेंट। अब ये आप देखें कि ये दो लेयर्स जो हैं, रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम और न्यूरोसेंसरी रेटिना, ये डिटैच क्यों हो सकती हैं? ये इसी सूरत में डिटैच हो सकती हैं कि ये जो दरमियान में सब रेटिनल स्पेस है, इसमें कोई फ्लूइड या कोई ब्लड एक्यूमुलेट हो जाए, तो दरमियान में ब्लड या फ्लूइड आ जाएगा, तो ये दोनों लेयर्स जो हैं, ये खुद ही सेपरेट हो जाएंगी। तो रेगमेटोजिनस रेटिनल डिटैचमेंट में क्या होता है कि न्यूरोसेंसरी रेटिना जो है, इसमें कहीं भी ब्रेक आ जाता है। ब्रेक का मतलब है इधर कहीं भी इसमें सुराख हो जाएगा। तो होगा क्या, इसमें ब्रेक आने की वजह से ये जो विट्रियस जेल है, ये बाहर से अंदर से मूव करेगा, और ये इधर बाहर सब रेटिनल स्पेस में आना शुरू हो जाएगा, इधर सारा विट्रियस जेल भर जाएगा। ठीक है। तो जब विट्रियस जेल इधर भर जाएगा, क्योंकि इधर दरमियान में न्यूरोसेंसरी रेटिना में सुराख हो गया है, तो ये दोनों लेयर्स जो हैं पिगमेंट एपिथेलियम और न्यूरोसेंसरी रेटिना, ये सेपरेट हो जाएंगी। तो इस टाइप को कहते हैं कि जो न्यूरोसेंसरी रेटिना में कोई ब्रेक आ जाए, और विट्रियस उस ब्रेक के थ्रू सब रेटिनल स्पेस में आके इकट्ठा होना शुरू हो जाए, जिसकी वजह से
रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम और न्यूरोसेंसरी रेटिना सेपरेट हो जाएं। तो ये जो है ना, इस तरह के टाइप को कहते हैं रेगमेटोजिनस आरडी। जबकि दूसरी नॉन रेगमेटोजिनस आरडी होती है, उसकी आगे फर्दर दो टाइप्स हैं, ट्रैक्शनल आरडी और एक्सुडेटिव आरडी। ट्रैक्शनल आरडी होती है कि ये विट्रियस जेल जो है ये न्यूरोसेंसरी रेटिना को खींचे आगे की तरफ। ये हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम सिर्फ रेगमेटोजिनस आरडी का टॉपिक डिस्कस करेंगे। मैं आपको एक बेसिक ओवरव्यू दे देता हूँ कि विट्रियस जेल अगर न्यूरोसेंसरी रेटिना को खींचे अंदर की तरफ तो ये खुद ही डिटैच हो जाएगी, ये होती है ट्रैक्शनल। और एक्सुडेटिव क्या होती है कि इधर कोई भी न्यूरोवस्कुलराइजेशन हो, उसकी वजह से ब्लड वेसल्स बने और ब्लड वेसल्स से ब्लड लीक होके जो है इस स्पेस में आ जाए, तो उसकी वजह से जो डिटैचमेंट होगी उसको एक्सुडेटिव कह देंगे। तो अब हम मेन जो टॉपिक है इस वीडियो का, रेगमेटोजिनस रेटिनल डिटैचमेंट, वो देखते हैं कि उसके क्या क्या कॉजेज़ हो सकते हैं, क्या क्या फीचर्स इसमें नज़र आएंगे। तो रेगमेटोजिनस रेटिनल डिटैचमेंट मैंने आपको बताया कि ब्रेक हुआ है सेंसरी रेटिना में, जिसकी वजह से विट्रियस जेल वो अंदर आ गया सब रेटिनल स्पेस में। तो इस टाइप को कहते हैं रेगमेटोजिनस। अब क्यों हो सकती है ये ब्रेक, क्या क्यों बन सकता है, तो प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स क्या हो सकते हैं, तो अब ये डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला है पोस्टीरियर विट्रियस डिटैचमेंट। पोस्टीरियर विट्रियस डिटैचमेंट क्या होती है कि ये फॉर इंस्टेंस जो है ना आई बॉल है। आई बॉल में आपको पता है ये फॉर इंस्टेंस रेटिना है और ये आगे इधर विट्रियस ह्यूमर है। अब होता क्या है कि एडवांसिंग जैसे जैसे बंदे की उम्र बढ़ती जाती है, एडवांसिंग एज के साथ, ओल्ड एज में होता क्या है कि विट्रियस जो है ना ये आमतौर पे एक जेल है, जेली टाइप मटेरियल है, ये लिक्विड नहीं है। तो ये जो विट्रियस जेल है ये श्रिंक करना शुरू कर देता है, श्रिंक करेगा और मतलब लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, श्रिंक करेगा और कंट्रैक्ट करेगा। ठीक है, ये विट्रियस थोड़ा होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो जब ये आहिस्ता आहिस्ता ये थोड़े इसकी अमाउंट कम हो रही है तो ये रेटिना की जो लेयर है इससे पीछे हटता जाएगा। ठीक है, तो जब ये रेटिना की लेयर से पीछे को आना शुरू हो जाता है, कंट्रैक्ट करना शुरू कर देता है, श्रिंक होता है, तो ये न्यूरोसेंसरी रेटिना की लेयर को भी अपने साथ ही पुल कर लेता है। इसको कहते हैं पोस्टीरियर विट्रियस डिटैचमेंट, पीवीडी। के जो विट्रियस ह्यूमर है वो श्रिंक कर रहा है और श्रिंक करने की वजह से पीछे को खींच रहा है रेटिना की न्यूरोसेंसरी लेयर को। तो ऐसे पीवीडी जो है ना रेगमेटोजिनस रेटिनल डिटैचमेंट कॉज कर सकता है। ठीक है, दूसरे नंबर पे क्या है कॉज के पेरिफेरल रेटिनल डीजनरेशंस। पेरिफेरल रेटिनल डीजनरेशंस क्या होती हैं, ये फॉर इंस्टेंस एक फंडस व्यू है, ये दरमियान में इधर ऑप्टिक डिस्क है और ये मैक्यूला का रीजन है। ऑप्टिक डिस्क से आपको पता है सेंट्रल रेटिनल आर्टरी और सेंट्रल रेटिनल वेन जो है ना वो बाहर निकल रही होती है। तो पेरिफेरल रेटिनल डीजनरेशंस का मतलब है कि जो पेरिफेरल रीजन है रेटिना का, ठीक है, ये मैक्यूला वाला नहीं, ये जो साइड पे जो रीजन है इसकी विद एडवांसिंग एज इसकी डीजनरेशन हो जाए। ठीक है, इस यानी कि रेटिना में ही रेटिना की डैमेज हो जाए, उसकी एट्रोफी हो जाए, रेटिना की डिस्ट्रक्शन होना शुरू हो जाए, इसको कहते हैं पेरिफेरल रेटिनल डीजनरेशंस। तो ये मेनली जो है ना दो टाइप्स की होती हैं, वैसे तो इसकी बहुत सी टाइप्स हैं पर इधर जो है ना हम दो टाइप्स डिस्कस करेंगे। लेटेस्ट डीजनरेशंस होती हैं और स्नेल ट्रैक डीजनरेशंस होती हैं। लेटेस्ट डीजनरेशंस क्या होती है कि पेरिफेरल रेटिना में, ये अब फंडस व्यू है, पेरिफेरल रेटिना में क्या होगा कि लेटस की तरह जो है ना ऐसे जिगजैग पैटर्न में ऐसे से जो है ना एट्रोफिक पैचेस बनना शुरू हो जाएंगे, यानी कि एरियाज ऑफ रेटिना, कुछ हिस्से रेटिना के होंगे जिसमें ऐसे लेटिस की तरह के जिगजैग पैटर्न में, क्रॉस जो है पैटर्न में, उसमें हमारे पास एट्रोफी होना शुरू हो जाएगी, डैमेज होना शुरू हो जाएगा इन एरियाज़ का। इस ऐसी डीजनरेशन को कहते हैं लेटेस्ट डीजनरेशन। दूसरी टाइप होती है स्नेल ट्रैक डीजनरेशंस की। स्नेल ट्रैक डीजनरेशन में क्या होता है कि जैसे स्नेल का एक ट्रैक होता है ऐसे से, तो इस तरह के जो है ना एरियाज हमें नज़र आएंगे पेरिफेरल रेटिना में, तो डीजनरेशन के, एट्रोफी के। तो ये दो तरह की डीजनरेशंस होती हैं। अब जाहिर सी बात है इधर डीजनरेशन हुई है यानी कि रेटिना में हो गया सुराख न्यूरोसेंसरी रेटिनल लेयर में, तो ये जो आगे विट्रियस ह्यूमर पड़ा है वो तो खुद ही अंदर उस होल के थ्रू जाएगा और अंदर सब रेटिनल स्पेस में जाके रेटिनल डिटैचमेंट करवा देगा। इसके अलावा हाई मायोप्स में भी रेगमेटोजिनस रेटिनल डिटैचमेंट क्या हो सकती है। इनमें क्या होता है कि ये जो आई बॉल की लेंथ है ये बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है, जिसकी वजह से रेटिना जो है ना वो थिन हो जाता है, बहुत पतला सा हो जाता है और वो आसानी से जो है ना डिटैच कर सकता है। इसके अलावा कोई डायरेक्ट ट्रॉमा हो गया है
या एफेकिया या सूडो एफेकिया हो गया कि लेंस जो है ना अपनी जगह से डिसलोकेट हो गया और पीछे विट्रियस में आ गया और आके डैमेज करना शुरू कर दिया उसने न्यूरोसेंसरी रेटिना को, तो उसमें जो है ना उस वजह से भी रेटिनल डिटैचमेंट हो सकती है। अब देख लेते हैं कि जो ब्रेक्स आएंगे, अब मैंने आपको कहा ना कि सेंसरी रेटिना में ब्रेक आएगा जिसकी वजह से जो विट्रियस जेल है वो उस ब्रेक के थ्रू सब रेटिनल स्पेस में जाएगा। वो ब्रेक की क्या क्या टाइप्स हो सकती हैं? तो पहली टाइप होती है रेटिनल होल। रेटिनल होल क्या होता है कि ये फॉर इंस्टेंस रेटिना है, तो ये दरमियान में मैक्यूला है। तो रेटिनल होल का मतलब होता है कि एक छोटा सा जो है ना बिल्कुल स्मॉलर सा एक सुराख बन गया है, ठीक है, न्यूरोसेंसरी रेटिना में, जिधर से विट्रियस जेल मूव कर रहा है अंदर को। तो आपने ये बात इधर याद रखनी है कि रेटिनल होल जो है वो स्मॉल फुल थिकनेस डिफेक्ट होता है, छोटा सा सुराख होता है। और मेनली किसकी वजह से होता है? मेनली इन दो रीजंस की वजह से होता है, लैटिस डिजनरेशन और स्नेल ट्रैक डिजनरेशन। तो रेटिनल होल आपने याद रखना है मेनली डिजनरेशन की वजह से होता है। दूसरी टाइप होती है ब्रेक की रेटिनल टीयर। रेटिनल टीयर क्या होता है कि ये फॉर इंस्टेंस रेटिना है, तो ऐसे जो है ना एक पूरा एक सुराख नहीं होगा, एक पूरा ऐसे चीर लग जाएगा, पूरा ब्रेक आ जाएगा, इसको कह देते हैं टीयर। न्यूरोसेंसरी रेटिना में एक पूरा ऐसे बड़ा ब्रेक आएगा, ठीक है, इसको कह देते हैं रेटिनल टीयर। रेटिनल होल आपने याद रखना है सर्कुलर या ओवल होगा, ओवल या राउंड, जबकि रेटिनल टीयर जो होता है वो ऐसे एक लंबा सा कट होता है, ठीक है। और ये रेटिनल टीयर जो है ये मेनली पीवीडी की वजह से होता है, पोस्टीरियर विट्रियस डिटैचमेंट की वजह से। इसके बाद तीसरा होता है टाइप जाइंट रेटिनल टीयर। जाइंट रेटिनल टीयर क्या होता है कि अब ये रेटिना है, इसके ये 4 क्वाड्रेंट्स हैं, तो इसको आप एक क्लॉक समझे, इधर 12 क्लॉक आ जाएगा, इधर 6, इधर 3 और इधर 9। तो 3 क्लॉक आवर्स के इतना सा रीजन अगर सुराख 3 क्लॉक आवर्स से बड़ा है, यानी कि होगा वो रेटिनल टीयर ही। रेटिनल टीयर अगर 3 क्लॉक आवर्स से बड़ा है तो उसको जाइंट रेटिनल टीयर कह देते हैं। इसके बाद होती है डायलिसिस। डायलिसिस क्या होती है कि ये फॉर इंस्टेंस आई बॉल है, आपको पता है कि जो है ना रेटिना वो इधर ऑरा सिरेटा तक लगा होता है, अटैच होता है। तो ऑरा सिरेटा से ही उस वो डिटैच हो जाए, तो सारा का सारा रेटिना ही डिटैच हो जाए, सारा का सारा ही टीयर हो जाए, तो उसको डायलिसिस कह देते हैं। तो ये 4 तरह के ब्रेक्स हैं। एक रेटिनल होल है, फिर रेटिनल टीयर आ जाता है, फिर जाइंट रेटिनल टीयर आ जाता है कि अगर रेटिनल टीयर 3 क्लॉक आवर्स से बड़ा हो, और फिर डायलिसिस आ जाती है कि टोटल डिसइंसर्शन, सारा ओरा सिरेटा से ही वो डिसइंसर्ट हो गया। अब देख लेते हैं कि क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगे रेटिनल रेगमेटोजेनस रेटिनल डिटैचमेंट के। तो 2 मेन फीचर्स हैं आपने याद रखने हैं, एक तो फ्लोटर्स हैं और दूसरी फ्लैशर्स। फ्लैशिंग लाइट नज़र आएगी फोटोप्सिया, ठीक है, और इसके अलावा फ्लोटर्स नज़र आएंगे। फ्लोटर्स क्या होते हैं? फ्लोटर्स होते हैं अब ये फील्ड ऑफ विजन है फॉर इंस्टेंस, तो इसमें मुख्तलिफ जगह पे इधर अब ऐसे स्पॉट्स से नज़र आएंगे, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ कि ये फ्लोटर्स और फ्लैशर्स रेगमेटोजेनस रेटिनल डिटैचमेंट के पेशेंट को कैसे नज़र आ रहे होते हैं। अब ये देखें रेटिनल डिटैचमेंट का पेशेंट जो है वो किस तरह प्रेजेंट हो रहा है कि ये सडन फ्लैशिंग लाइट्स ऐसी नज़र आएंगी कि लाइट फ्लैशेस होंगी, इसको फोटोप्सिया कहते हैं। और जो फ्लोटर्स होते हैं वो ऐसे मूविंग स्पॉट्स से नज़र आ रहे होते हैं। और ग्रे कर्टन जो है ना ओवर दी आई, ग्रे कर्टन डाउन दी आई जो आ रहा होता है वो ऐसा नज़र आता है पेशेंट को। तो आपने याद रखना है कि 60% पेशेंट्स में रेटिनल डिटैचमेंट के जो पेशेंट्स होते हैं उनमें ये फ्लैशिंग लाइट्स, फोटोप्सिया और फ्लोटर्स, ये 2 कंप्लेंट्स नज़र आएंगी। इसके बाद होता है फॉल ऑफ विजन, कि सडन पेनलेस लॉस ऑफ विजन होता है, सडन लॉस है इसमें। और फील्ड डिफेक्ट्स में क्या होता है कि डार्क कर्टन्स कमिंग डाउन दी आई, जैसे आँख के आगे पर्दा सा आ गया हो। रेटिना में हमने सिर्फ 2 ही ऐसी डिजीज़ पढ़ी जिसमें कर्टन जो है ऐसे लगता है जैसे पर्दा आंखों के आगे आ गया। एक तो हमने सेंट्रल रेटिनल आर्टरी ऑक्लूजन पढ़ी और दूसरी ये रेटिनल डिटैचमेंट पढ़ी। इसके बाद साइंस देख लेते हैं कि एग्जामिनेशन पे कन्फ्रंटेशन टेस्ट करेंगे तो हमें विजुअल फील्ड डिफेक्ट्स नज़र आएंगे। कन्फ्रंटेशन टेस्ट क्या होता है कि पेशेंट को बिठा देते हैं एक चेयर पर और उसके सामने एग्जामिनर बैठ जाता है और फिर ऐसे से उसको एक कोई भी स्पॉट ऐसे दूर से लेके आते हैं और उसके सामने से गुजारते हैं और पूछते हैं कि किधर से नज़र आ रहा है और किधर नज़र नहीं आ रहा। इसके बाद रैप्डी जब देखेंगे कि रिलेटिव एफरेंट प्यूपिलरी डिफेक्ट, तो वो प्रेजेंट होगा। रैप्डी क्या होता है कि नॉर्मली हमारे पास होता है कि जो आंखों का ये प्यूपल्स हैं
प्यूपल्स नॉर्मली लाइट इन पे डालें ना तो ये कंस्ट्रिक्ट करते हैं, पर रैप डी का मतलब होता है कि ये कंस्ट्रिक्ट करने की बजाय कंस्ट्रिक्ट नहीं करेंगे, ये वैसे डायलेट ही रहेंगे। तो ये हमारे पास ये भी होता है, रैप डी भी प्रेजेंट होता है। इंट्राक्यूलर प्रेशर लोअर होता है और माइल्ड एंटीरियर यूवियाइटिस भी इन्फेक्शन हो जाता है यूवियल ट्रैक्ट का। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है ना इसका साइन, वो होता है ये टोबैको डस्ट या शेफर्स साइन। ठीक है, ये आपने नहीं भूलना कि रेटिनल डिटैचमेंट में शेफर्स साइन आपने याद रखना है। इसमें क्या होता है कि एंटीरियर विट्रियस जो है उसमें पिगमेंट सेल्स हमें नज़र आ रहे होते हैं। ठीक है, इसको कह देते हैं शेफर्स साइन या टोबैको डस्ट। अब देख लेते हैं कि फ्रेश जो रेटिनल डिटैचमेंट हमें कैसी नज़र आएगी और ओल्ड जो है रेटिनल डिटैचमेंट वो हमें कैसी नज़र आएगी। तो फ्रेश रेटिनल डिटैचमेंट का आपने याद रखना है कि इसका ग्रे या ट्रांसलूसेंट सा कलर होगा और बुलस अपीयरेंस होगी। ठीक है, ऐसे यानी कि कोई ऐसे हमें नज़र आएगा कि ये फॉर इंस्टेंस फंडस है, रेटिना है, तो फॉर इंस्टेंस इस जगह से रेटिनल डिटैचमेंट हुई है तो ये हमें जगह उभरी हुई नज़र आएगी, यानी कि एलिवेटेड नज़र आएगी। इसके कैसे पता चलता है कि जब लाइट हम डालते हैं, लाइट बीम ऑफ लाइट रेटिना पे डालते हैं तो वो जब इस जगह से गुजरती है तो वो एलिवेट हो जाती है। ठीक है, लाइट जो बीम ऑफ लाइट है। तो ये बात आपने दो याद रखनी है कि फ्रेश आरडी में जो है कलर ग्रे होता है उसका और बुलस अपीयरेंस होती है। और आर्टरी और वेन उसमें जो ब्लड का कलर होता है वो सेम होता है फ्रेश रेटिनल डिटैचमेंट में। जबकि ओल्ड रेटिनल डिटैचमेंट में क्या होगा कि रेटिना की जो है ना उसकी एट्रोफी होना शुरू हो जाती है और रेटिना जो है ना वो थिन हो जाती है। और इसके अलावा ये फॉर इंस्टेंस रेटिना इस जगह से रेटिना डिटैच कर गया है तो ये जो डिटैच्ड एरिया होगा उस एरिया में ब्लड सप्लाई उसकी ख़त्म हो जाएगी तो वो इस एरिया का जो है इस्कीमिया डेवलप हो जाएगा। तो ये जो नॉन नियोवास्कुलर रीजन है, डिटैच्ड और अनडिटैच्ड रीजन, इनके दरमियान में ऐसे ना एक डिमार्केशन लाइन बन जाएगी। ठीक है, ये आपने याद रखना है। ये डिमार्केशन लाइन कब बनती है? ये 3 मंथ्स के बाद बनना शुरू हो जाती है और इसको टाइड मार्क्स भी कहते हैं, ये इस डिमार्केशन लाइन को। और इसके बाद इंट्रा रेटिनल सिस्ट, यानी कि रेटिना के अंदर सिस्ट भी बन सकता है। सिस्ट होता है एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी। ठीक है, फ्लूइड फिल्ड स्पेस, उसको सिस्ट कह देते हैं। तो 1 साल के बाद सिस्ट भी बन सकता है। तो ये आपने 2 चीज़ें याद रखनी है कि फ्रेश आरडी में का कलर ग्रे होगा, बुलस अपीयरेंस होगी, जबकि ओल्ड आरडी में रेटिनल थिनिंग हुई होगी और डिमार्केशन लाइन बन जाएगी बिटवीन डिटैच्ड एंड अनडिटैच्ड रेटिना। इसके बाद देखते हैं डायग्नोसिस कैसे करते हैं रेटिनल डिटैचमेंट का। तो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोप के थ्रू हम रेटिना को देखेंगे। इसके अलावा गोल्डमैन 3 मिरर्स जो लेंस है इसके थ्रू हम देख सकते हैं। गोल्डमैन 3 मिरर लेंस में क्या होता है कि दरमियान में जो है एक सेंट्रल लेंस होता है, इसके अराउंड जो है 3 जो है ना वो लेंसेज और लगाए होते हैं, 3 मिरर्स लगाए होते हैं। तो ये एक इंस्ट्रूमेंट सा होता है, इसको जब आँख पे जो है आई को एग्जामिन करते हैं तो रेटिना की जो है ना सारी की सारी फील्ड, पेरिफेरल फील्ड भी हमें नज़र आती है। अब ये डायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोप या इनडायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोप से ना हमें बस जो है ना सेंटर वाला रीजन ही नज़र आता है। अब ये फॉर इंस्टेंस आई बॉल है, तो ऑप्थेल्मोस्कोप से देखेंगे तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा इतना सा रीजन जो है ना वो नज़र आता है। जबकि गोल्डमैन 3 मिरर्स जो हैं इनसे ये साइड वाला रीजन जो है ना, ये पेरिफेरल रीजन जो है रेटिना का, ये भी नज़र आता है। इसके अलावा अल्ट्रासोनोग्राफी बी स्कैन भी कर सकते हैं। बी स्कैन से भी अल्ट्रासाउंड वेव्स के थ्रू जो है हमें रेटिनल थिकनिंग का पता चल जाता है, रेटिना की लेयर्स नज़र आ जाती हैं। ट्रीटमेंट इसमें क्या होगा? तो मेन ट्रीटमेंट सर्जरी ही है, सर्जिकल ट्रीटमेंट ही होता है। सर्जरी में क्या क्या करते हैं कि सबसे पहले तो जिस जगह पे रेटिनल ब्रेक हुआ है उसको हमने लोकलाइज करना है, उस जगह का पता लगाना है कि किस जगह पे रेटिनल ब्रेक है। इसके बाद जो सब रेटिनल फ्लूइड है कि विट्रियस जेल आया हुआ है, जो फ्लूइड सब रेटिनल स्पेस में जो फ्लूइड एक्यूमुलेट हुआ है उसकी ड्रेनेज करेंगे। इसके बाद जो रेटिनल ब्रेक्स हैं, जो न्यूरोसेंसरी रेटिना है उसमें जो ब्रेक आए हुए हैं उनको सील करेंगे थ्रू लेज़र। लेज़र के थ्रू भी कर सकते हैं और फ्रीजिंग मैकेनिज्म के थ्रू भी कर सकते हैं, जिसको क्रायो फोटोकोगुलेशन कहते हैं। अगर तो इन रेटिनल ब्रेक्स को लेज़र के थ्रू सील करेंगे तो उसको लेज़र फोटोकोगुलेशन कहेंगे, और अगर फ्रीजिंग मैकेनिज्म के थ्रू सील करेंगे तो उसको क्रायो फोटोकोगुलेशन कहेंगे। और आखिरी स्टेप में हमने कोरॉइडल एपोजिशन करनी होती है। कोरॉइडल एपोजिशन का क्या मतलब है कि ये फॉर इंस्टेंस आई बॉल है, इसके बाद आपको पता है
सबसे बाहर स्क्लेरा की लेयर है, फिर अंदर कोरॉइड की लेयर है और फिर इनर मोस्ट जो है रेटिना की लेयर है। अब हमने करना क्या है कि कोरॉइड को जो है ना वो रेटिना के साथ जो है ना बिल्कुल साथ हमने अटैच कर देना है। इसको कोरॉइडल एपोजिशन कहते हैं। इसके हमारे पास 3 तरीक़ेकार हैं मेन। पहला तरीका होता है स्क्लेरल बकलिंग या एक्सटर्नल टैम्पोनार्ड। इसमें क्या करते हैं कि बाहर से पहले तो हम बाहर से पहले लोकलाइजेशन की रेटिनल ब्रेक की। इसके बाद जब बाहर स्क्लेरा पे जो है ना एक ऐसे सिलिकॉन इम्प्लांट लगा देते हैं, सिलिकॉन की एक स्पोर्ट लगा देते हैं जिसको एक्सटर्नल टैम्पोनार्ड कह देते हैं कि हमने बाहर वाली साइड पे सपोर्ट लगाई, सिलिकॉन का इम्प्लांट लगाया और सिलिकॉन की कोई शीट लगाई जिसने अंदर जो है ना सपोर्ट दी इस कोरॉइड की लेयर को, और जिसकी वजह से कोरॉइड और रेटिना की लेयर्स जो है ना वो जुड़ के आपस में अटैच हो गई। ठीक है, इसको कह देते हैं स्क्लेरल बकलिंग। ठीक है, दूसरी होती है तरीका न्यूमेटिक रेटिनोपैक्सी। न्यूमेटिक रेटिनोपैक्सी में क्या होता है कि अब इधर मैंने आपको बताया विट्रस ह्यूमर होता है। विट्रस ह्यूमर जो है श्रिंक कर रहा है। अब हमने क्या करना है कि विट्रस ह्यूमर की जगह पे जो है ना हमने कोई भी गैस बाहर से इस जगह पे पोस्टीरियर सेगमेंट जो आएगा इसमें कोई भी गैस जो है ना वो इंजेक्ट कर देनी है। एक्सपेंडिंग गैस जैसे SF6 है या और भी गैसेस हैं वो हमने इसमें इंजेक्ट करनी है। वो गैस क्या करेगी, गैस इस रेटिना की लेयर को पीछे जो है ना उसको धक्का लगा के रखेगी ताकि वो डिटैच ना हो। तीसरे नंबर पे क्या कर सकते हैं कि पार्स प्लेना विट्रिएक्टमी। पार्स प्लेना सिलरी बॉडी का वो रीजन होता है जो पोस्टीरियरली प्रेजेंट होता है और उसमें वेसल्स नहीं होती। तो इसके थ्रू जब भी पोस्टीरियर सेगमेंट को हमने अप्रोच करना है तो इस पार्स प्लेना के थ्रू करेंगे। पार्स प्लेना के थ्रू हम जो है ना विट्रस ह्यूमर इसको बाहर निकाल लेते हैं और विट्रस ह्यूमर की जगह पे जो जिधर से ब्रेक हुआ था न्यूरोसेंसिटिव रेटिना में, जिधर से विट्रस ह्यूमर अंदर जा रहा था उस ब्रेक को लेज़र के थ्रू हमने सील किया और आखिर में विट्रस ह्यूमर तो हमने निकाल लिया है तो सिलिकॉन ऑयल हमने इस विट्रस कैविटी में डाल दिया। ठीक है, इसको कह देते हैं इंटरनल टैम्पोनार्ड। एक्सटर्नल टैम्पोनार्ड था कि बाहर से स्क्लेरा को सपोर्ट दी। इंटरनल टैम्पोनार्ड है कि अंदर जो है ना विट्रस ह्यूमर हमने निकाल लिया, विट्रस ह्यूमर की जगह पे हमने सिलिकॉन ऑयल डाल दिया। ठीक है, तो ये जो आखिरी तरीकाकार है ना इसको एक दफ़ा दोबारा देख लें। पार्स प्लेना से हमने अप्रोच की, विट्रस ह्यूमर को निकाल लिया क्योंकि विट्रस ह्यूमर की वजह से ही तो सारा वो डिटैच हो रहा था। विट्रस ह्यूमर पुल कर रहा था उसको और विट्रस ह्यूमर ही अंदर, विट्रस जेल ही जो है वो अंदर जा रही थी सब रेटिनल स्पेस में और डिटैचमेंट करवा रही थी। तो हमने वो विट्रस जेल को ही बाहर निकाल लिया। तो इसके बाद हमने जो रेटिनल ब्रेक था उसको लेज़र के थ्रू सील कर दिया और विट्रस जेल हमने अब निकाल दी है तो उसको आई बॉल की स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए हमने सिलिकॉन ऑयल डाल दिया। तो ये ट्रीटमेंट एक दफ़ा दोबारा देख लेंगे। पहले तो रेटिनल ब्रेक को लोकलाइज करेंगे, फिर सब रेटिनल फ्लूइड को ड्रेन करेंगे, फिर कोई भी ब्रेक है तो उसको लेज़र या फ्रीजिंग मैकेनिज्म के थ्रू सील कर देंगे और फिर कोरॉइडल एपोजिशन के लिए स्क्लेरल बकलिंग करेंगे कि बाहर सिलिकॉन का एक पैच लगा देंगे या न्यूमेटिक रेटिनोपैक्सी कर सकते हैं कि हवा भर देंगे विट्रस कैविटी के अंदर। ठीक है, ताकि वो पीछे जो है न्यूरोसेंसिटिव रेटिना की लेयर वो आगे डिटैच ना हो सके, उसको धक्का लगा रहे। और आखिर में ये 3 प्रोसीजर्स कर सकते हैं कि विट्रिएक्टमी करेंगे और फोटोकोगुलेशन के थ्रू सील करेंगे रेटिनल ब्रेक को और विट्रियस जेल को हमने निकाल लिया था तो उसकी जगह सिलिकॉन ऑयल डाल देंगे। अब देखते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकता है, पर्टिकुलरली MCQs कैसे पूछे जा सकते हैं रेटिनल डिटैचमेंट के टॉपिक से। तो पहला MCQ देखें कि 30 साल की फीमेल है, एमरजेंसी में आ रही है विद कंप्लेंट्स ऑफ कर्टन और वेल ऑब्सक्योरिंग हर फील्ड ऑफ विजन। ऑप्थेल्मोस्कोपिक एग्जाम किया तो उससे पता लग गया कि ये रेटिनल डिटैचमेंट है। तो प्री डिस्पोजिंग कंडीशन क्या हो सकती है? तो इन चारों ऑप्शंस में से ये सिर्फ मायोपिया जो है ना ये प्री डिस्पोजिंग कंडीशन है। मैंने आपको बताया था कि एक PVD होगी, फिर पेरिफेरल रेटिनल डिजनरेशंस हो सकती हैं, हाई मायोपिया हो सकता है, ट्रॉमा या एफेकिया या सूडो एफेकिया हो सकता है। दूसरा देख लें कि मैटोजिनस रेटिनल डिटैचमेंट जो है वो किसकी वजह से हो रही है? तो वो रेटिनल ब्रेक की वजह से होती है कि न्यूरोसेंसिटिव रेटिना में कोई ब्रेक आ गया है। तीसरा MCQ देख लें कि 30-year-old मेल है वेयरिंग 10 डायोप्टर ग्लासेस बोथ आइज, कंप्लेन कर रहा है सडन पेनलेस लॉस ऑफ विजन। तो ये हमारे पास एक बात आ गई कि सडन पेनलेस लॉस ऑफ विजन है। हिस्ट्री ऑफ फ्लैशिंग लाइट की ऑन मूवमेंट ऑफ आइज, तो फ्लोटर्स भी आ गए हमारे पास। ठीक है, तो क्या लाइकली डायग्नोसिस है? एक तो हमारे पास फ्लोटर्स आ गए, फिर सडन पेनलेस विजन लॉस है और फिर वो 10 डायोप्टर ग्लासेस भी इस्तेमाल कर रहा है यानी कि उसको हाई मायोपिया भी है। तो ये
रेगमेटोजिनस रेटिनल डिटैचमेंट का जो है ना वो केस है। इसके बाद फंडोस्कोपी एग्ज़ाम पे पेशेंट इज़ प्रेजेंटेड विद चीफ कंप्लेन ऑफ फ्लैशेस एंड फ्लोटर्स इन फ्रंट ऑफ आइज। ऑन फंडोस्कोपी बुलस अपीयरेंस है रेटिना की और डिमार्केशन लाइन विजिबल है। डायग्नोस्टिक साइन क्या होगा इस डिजीज़ का? तो फ्लैशेस और फ्लोटर्स का लफ्ज़ जब भी आ जाए तो आपने याद रखना है कि ये रेटिनल डिटैचमेंट का केस है, क्योंकि 60% ऑफ पेशेंट्स जो हैं रेटिनल डिटैचमेंट के, उनकी ये कंप्लेन होती है कि फ्लैशेस और फ्लोटर्स आ रहे हैं। तो रेटिनल डिटैचमेंट का जो है वो डायग्नोस्टिक साइन मैंने आपको बताया था कि शेफर साइन होता है या टोबैको डस्ट भी इसे कहते हैं, कि पिगमेंट सेल्स जो है ना वो एंटीरियर विट्रेस में आना शुरू हो जाते हैं।